हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने देखा था कि इसका उद्भव कैसे होता है। तो हमने इसको दो स्तरों पर देखा था, एक वर्ल्ड लेवल पे और दूसरा भारत स्तर पे। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। बाकी अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, निश्चित ही आपको ये मदद करेगा। तो भारतीय संविधान, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। तो कल आपको बताया था कि भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दे रखे थे। तो इनको अगर हम वर्गीकृत करते हैं और इनको तोड़ के पढ़ते हैं, एक्चुअली होता क्या है, भारतीय संविधान जो है उसकी जो भाषा है, भारतीय संविधान की जो भाषा है वो थोड़ी टफ है। उसको समझना और याद कर पाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको इसके तोड़ के पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से समझ इसकी विकसित करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 को अगर हम तोड़ें तो इसमें कुछ साधारण प्रावधान है, कुछ में साधारण प्रावधान दिए हैं और कुछ में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगर हम देखें तो 12 से 35, तो 12 से 35 में साधारण प्रावधान अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 और 13 इनमें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। मौलिक अधिकार 14 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 32 तक आते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 33, 34 और 35, इनमें भी कुछ साधारण प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। अनुच्छेद 14 से 18, जो अनुच्छेद 14 से 18 है वो समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर बात करें अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार हैं। अब बात की जाए अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 31 को रिपेल कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी था इसमें। बात करें अनुच्छेद 32, तो इसमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं।
तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इनको एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 14 से 18, सबसे पहले अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 और 13 में साधारण प्रावधान है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। बात करें 19 से 22 तो स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म। और अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और बात करें अनुच्छेद 32 की तो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। तो चलिए एक मोटे तौर पर हम इनको याद रख सकते हैं। कई बार जो प्रश्न में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 14 से 18 क्या दिया गया है, तो एक बार इसको भी याद करेंगे। बाकी अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अब इसमें देखना ये है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जो अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। हमें पता है मौलिक अधिकार हमें कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के खिलाफ हैं तो कुछ राज्य के खिलाफ हैं। अगर बात की जाए राज्य में किस किस के खिलाफ हैं, सबसे पहले आता है भारत सरकार। भारत की सरकार व संसद। भारत की सरकार व संसद। संसद लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं इसके। दूसरी बात की जाए तो राज्य की सरकार, राज्य की सरकार प्लस राज्य लेवल पर क्या होता है, विधानमंडल होता है। राज्य लेवल पर विधानमंडल होता है तो विधानमंडल। तो भारत सरकार व संसद और राज्य की सरकार व विधानमंडल। अगर बात की जाए तीसरा एलिमेंट जिसके खिलाफ हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है तो स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी। तो बात करें स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज़। तो लोकल अथॉरिटीज़ की बात की जाए तो आपको पता है संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992-1993 में हुआ था, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी उसमें पंचायत और 12वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें आता है नगर निगम। तो भारत की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इन सभी के अगेंस्ट हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। चौथा एक पॉइंट आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ कवर कर लेता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये चौथा है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज़। तो काफ़ी व्यापक शब्द है अदर अथॉरिटीज़, तो इसमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें अन्य अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आएगा, अगर हम कोशिश करें समझने की अन्य अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आएगा, तो कोई भी ऐसा निगम निकाय जो अपने लिए कुछ रूल्स बनाता है। कोई भी निगम हो या निकाय हो जो अपने लिए कुछ रूल्स बना सकता है, या फिर मान लो भारत सरकार की तरफ से कुछ राशि उसको दी जाती हो संचालित करने के लिए, केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती हो, तो ये सब अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। या मान लिया जाए कि इनकी प्रवृत्ति, अगर देखा जाए इन अथॉरिटीज़ की प्रवृत्ति किस टाइप की है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनकी प्रवृत्ति किस टाइप की है। सरकारी प्रवृत्ति के हैं, एजुकेशन देते हैं, क्या देते हैं, तो वो सब अन्य प्राधिकारी के अंतर आते हैं। अगर बात की जाए तो BCCI, भारत कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड, ये जो BCCI है ये अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत नहीं आता है। ये ICC के रूल्स के हिसाब से चलता है, इसलिए BCCI को छोड़ दिया जाए और एक UNO को छोड़ दिया जाए। इन 2 को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमें मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि किस किस के खिलाफ मिले हुए हैं, और अनुच्छेद 12 का हमने देखा कि इसके क्या क्या एलिमेंट हैं। इसके 4 एलिमेंट देख लिए हमने। बात करें अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 12 से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, पूछा जाएगा कई बार, क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत आती है या नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। क्या जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है इसके अंदर न्यायपालिका आती है या नहीं, इसके अंदर न्यायपालिका आती है या नहीं। तो अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के कार्यों की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। अगर बात की जाए न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के कार्यों की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है न्याय देना अर्थात न्यायिक, एक प्रवृत्ति जो होती है इसकी न्याय देना अर्थात न्यायिक, और दूसरी होती है प्रशासनिक। प्रशासनिक कुछ चीज़ों को लागू करवाना। तो जब न्यायपालिका किसी को दोषी या निर्दोष का फैसला करेगी, जब न्यायपालिका दोषी या निर्दोष का फैसला करेगी अर्थात न्यायिक प्रवृत्ति होगी, तब ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। वहीं अगर ये प्रशासनिक कार्य करेगी, अगर न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी तब ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब बात करें, जैसे समझने की कोशिश करें, तो राजस्थान का आपको पता है, जब न्यायपालिका ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइंस, ये क्या था, कार्यस्थल पर शोषण जो होता था उसके अगेंस्ट विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। तो इस टाइम ये प्रशासनिक कार्यवाही थी इसकी। वहीं आपने देखा होगा यूपी में लोकायुक्त की बात हुई थी, तो न्यायपालिका ने कहा था कि यूपी में आप लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए, और यूपी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहा था। तो न्यायपालिका ने प्रशासनिक तौर पर कार्य करते हुए यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी। अगर बात जब प्रशासनिक की होगी, जब बात न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, लेकिन जब दोषी और निर्दोष की बात करेगी तब न्यायपालिका राज्य के अंदर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 की बात की जाए, अनुच्छेद 13 की बात की जाए तो मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत कोई भी विधि अनुच्छेद 13, तो ये भी साधारण प्रावधान है। इसमें बताया गया है मूल अधिकारों से असंगत कोई भी विधि, उससे हमें अनुच्छेद 13 संरक्षण दिलाता है। अब बात है मूल अधिकारों से असंगत, तो मान लिया जाए अनुच्छेद 13 को ही कहा जाता है गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये याद रखेंगे, गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बात करें मूल अधिकारों से असंगत, तो मान लिया है मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं उसके अलग से अगर कोई विधि बना दी जाती है मूल अधिकारों से, और जो विधि कोई बनाई जाती है अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है या उनको कुछ ओवरलैप करती है, तो वो विधि जीरो मानी जाएगी अर्थात शून्य मानी जाएगी। अगर कोई ऐसी विधि है जो हमारे मूल अधिकारों पर प्रभावी होती है तो उसको शून्य मान ली जाएगी वो विधि। तो मान लिया जाए कोई भी विधि है, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले की हो या बाद की हो, अगर कोई विधि ऐसी विधि है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो उसका पुनर्विलोकन कर ले। कोई विधि बनाई गई तो न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन करेगी। अगर न्यायपालिका को यह पाया जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ओवरलैप कर रही है, तो उस विधि को शून्य मान लिया जाएगा। यही बात करें तो हो सकता है, जैसे आपको पता है IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 की एक धारा थी 66A। IT एक्ट 2000 की धारा थी 66A।
इसमें क्या था, इस समय एक बाद आता है, श्रेया सिंघल का बाद आता है। श्रेया सिंघल बाद आता है। तो इसमें हुआ क्या था, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जी का देहांत हो जाता है। तो उसके बाद श्रेया सिंघल ने कुछ टिप्पणियां की थी, फेसबुक पर पोस्ट डाली थी और कुछ टिप्पणियां की थी। उसके तहत श्रेया सिंघल को जेल में डाल दिया गया था। और जब जेल में डाल दिया गया तो उसके बाद ये अपना याचिका दायर करती हैं। उसमें ये पाया गया था कि धारा 66A जो है IT एक्ट की, वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का वायलेट करती है, अनुच्छेद 19 को। क्योंकि अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे अभी हम, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम है, स्पीच बोलने की भी है और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है। तो इसमें क्या था, ये इसको वायलेट करता था, धारा 66A। तो IT की धारा 66A को हटा दिया गया था। तो अनुच्छेद 13 में यही समझाया गया है कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अगर वो असंगत पाई जाती है, तो उस विधि को जिस हद तक वो असंगत होगी वहाँ उसको शून्य मान लिया जाएगा। अगर बात करें, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर कोई विधि बनाई जाती है, संविधान में संशोधन करके, अनुच्छेद 368, अगर अनुच्छेद 368 के थ्रू संविधान में संशोधन करते हुए अगर कोई विधि बनाई जाती है, तो वह कोई पुराना कोई मौलिक अधिकार था, एग्जाम्पल, अगर उसमें कुछ छूट देनी है या फिर कुछ चीज़ें हटानी है, अगर 368 के थ्रू उसमें संविधान संशोधन से किया गया है, तो उसको असंगत नहीं माना जाएगा। बात करें अनुच्छेद 14 की, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो ये तो थे जनरल ऑब्जेक्टिव थे इसके। अगर अनुच्छेद 14 से 18 की हम बात करें, तो अभी हमने देखा था अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण। या विधियों का समान संरक्षण। तो कानून की नज़र में सभी इक्वल है, विधि के समान सभी को मतलब इक्वलिटी मिली हुई है। तो ये अनुच्छेद 14 कहता है। इसी को हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। तो ना कोई रंग है, ना कोई राजा है, सब एक समान है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अगर हम देखें इसके अपवाद, तो अपवाद में आपको पता है अनुच्छेद 361, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361, ये राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार देता है। अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार देता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ना उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लाया जा सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 14 तो कहता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान सभी नागरिक जो हैं वो सब समान है। लेकिन क्योंकि 361 में ये प्रावधान भी किया गया है कि राष्ट्रपति हुआ, गवर्नर हुआ, तो इनके खिलाफ जो इनका कार्यकाल है उसके दौरान कोई भी वाद या मुकदमा नहीं लाया जाएगा, ना इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होंगे। तो ये इससे कहीं भिन्न हो जाते हैं, इसलिए इसको अपवादों में गिनती की जाती है। वहीं अगर बात की जाए संसदीय विशेषाधिकारों की, तो अगर संसदीय विशेषाधिकारों की बात की जाए, तो संसद के सत्र के दौरान कुछ विधायकों को भी ये अधिकार है कि अगर सत्र चल रहा हो और संसद का सेशन चल रहा हो, तो उस समय उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा पुलिस द्वारा। तो उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इसके अपवाद थे। अगर बात करें अनुच्छेद 14 में SC ST और OBC, ये भी अब बाद में आते हैं। SC ST
ओबीसी या महिला। एससी एसटी ओबीसी या महिलाओं के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। इनकी उन्नति विकास के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। यह अनुच्छेद 14 का कुछ अपवाद है। अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 15 पे आते हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 कहता है राज्य केवल जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अर्थात जो राज्य है किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी जाति, लिंग, मेल या फीमेल, धर्म, रिलीजन, मूल वंश, कहाँ का निवासी है, इनके आधार पर उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, उनको अलग अलग नहीं करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य केवल किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश आदि के आधार पर उनमें विभेद का प्रतिषेध की बात की गई है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 15 में ही, तो यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें बताया गया था कि जाति, लिंग, ईटीसी के आधार पर प्रतिषेध की बात की गई थी। तो लिंग में, लेकिन यहाँ पे आगे अनुच्छेद में दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जिसमें कि GICs हैं, GGIC, गर्ल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, आपको पता है GGICs खोले गए हैं। तो ये महिलाओं के लिए एक मतलब उनका विशेष उपबंध है उनकी उन्नत विकास के लिए। तो अनुच्छेद 15 में राज्य को यह छूट है कि महिलाओं के कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। बात करें अगला प्रावधान, तो इसमें अगला पॉइंट है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर, जैसे सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक समागम के स्थान है, जैसे मान लो तालाब, कुएं, तो ये जो हैं नलकूप वगैरह, इन पर क्या है कि व्यक्तियों को पहले रोक दिया जाता था उनकी कास्टिज्म के ऊपर कि इनकी जाति ये है या फिर इस समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 15 में इनके लिए ये भी छूट दी गई थी। अगर कोई भी राज्य प्लस व्यक्ति, ये दोनों के खिलाफ हमें मिला हुआ है, राज्य प्लस व्यक्ति, अगर राज्य प्लस व्यक्ति दोनों में से ही अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकेगा, सार्वजनिक स्थान जैसे नलकूप, कुएं, इन पर जाने से रोकेगा, तो उसके खिलाफ दंडिक कार्रवाई की जाएगी। तो वो दंडिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ अनुच्छेद 15 के प्रावधान थे। अगर बात की जाए अनुच्छेद 16 की बात की जाए, लोक नियोजक में अनुच्छेद 16, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात अनुच्छेद 16 में बताया गया है
कि लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब जो भी लोक नियोजन के कार्य होंगे, चाहे वो जॉब्स हों या कुछ भी हों, उनमें अवसर की समता दी जाएगी, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। तो हमारा अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता की जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, इसमें भी अपवाद हैं। अगर राज्य चाहे तो वह मूल वंश के आधार पर कुछ प्रावधान कर सकता है, मूल वंश के आधार पर कुछ प्रावधान कर सकता है। तो जैसे अभी इसमें 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण की बात की गई थी। तो ये वीकर सेक्शन था, तो वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी। हालांकि लोक नियोजन में अवसर की समता से मतलब ये नहीं है कि उनकी जो एजुकेशन है या नॉलेज है उसमें ढील देने से इसका कोई भी मतलब नहीं था। इसमें उस समाज के उस पिछड़े वर्ग को या उस निचले वर्ग को जो दबा रह गया है उसको ऊपर उठाने के लिए जब संविधान बना था उसको लेकर ये बातें की गई थी। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो अगर अस्पृश्यता के अंत की बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत अगर पूछा जाए आपसे कि अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो हालांकि अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं बताया गया है कि अस्पृश्यता होगी क्या, अनटचेबिलिटी है क्या, अनटचेबिलिटी है क्या। तो जब मौलिक ये संविधान बन रहा था तो उस समय पे आपको पता है महात्मा गांधी, तो ये हरिजनों को लेके भी काफ़ी मतलब वो थे। तो इसमें क्या था, ये छुआछूत की जो कुरीतियाँ थी समाज में उनको दूर करने के लिए भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद को डाला गया, अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत कानून बना सकती है। अनुच्छेद 17 को लागू करवाने के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत कानून बना सकती है और कानून बनाकर इसको लागू करवा सकती है। तो इसी प्रकार का एक कानून बना था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1956 में बना था। हालांकि माफ़ कीजिएगा, ये 1955 में बना था। बाद में इसका नाम चेंज करके नागरिक अधिकार संशोधन अधिनियम कर दिया गया था। उसके बाद बात की जाए अनुच्छेद 18। अगर अनुच्छेद 18 की बात की जाए, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान था। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा उपाधि और प्राइज में अंतर होता है। उपाधि इज नॉट इक्वल्स टू प्राइज। तो उपाधियों का अंत किया गया था। हालांकि इसमें सेना प्लस विश्वविद्यालय, सेना प्लस विश्वविद्यालय अर्थात शिक्षा की बात करें तो सेना प्लस शिक्षा, तो सेना प्लस शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर, शिक्षा प्लस सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधियों को धारण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति उपाधियों को धारण नहीं करेगा। हालांकि इसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति से
राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर राष्ट्रपति की अनुमति है तो कोई भी अगर किसी को कोई उपाधि दी जा रही है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वह उपाधियों को धारण कर सकता है। बात की जाए तो विश्वविद्यालय उपाधियां दे सकता है। विश्वविद्यालय उपाधियां दे सकता है। जैसे आपको पता है पीएचडी की उपाधि दी जाती है, डॉक्टरेट लगाते हैं, तो ये क्या है, शिक्षा संबंधी उपाधि है। तो शिक्षा संबंधी उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। वकील, एडवोकेट, तो ये भी शिक्षा संबंधी उपाधि है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से उपाधियों को धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर बात की जाए विदेशी कोई व्यक्ति अगर भारत में कार्य करता है और अगर वह कोई उपाधि धारण करना चाहे तो उसको भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। बात की जाए अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे हम। बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमें। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। बात की जाए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो यह अनुच्छेद 19 का 1 यह हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का 1 बोलने की स्वतंत्रता देता है। साथ में ये हमें ना बोलने की भी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ ना बोलने की स्वतंत्रता भी देता है। इसी में एक वाद आता है कि इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य का वाद आता है। इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य के बाद में हुआ क्या था, जो केरल राज्य में थे तो यहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने राष्ट्रगान गाने के लिए मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रगान का सम्मान तो हम करेंगे, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम उसको मुँह से नहीं गाएंगे। तो ये बाद केरल हाई कोर्ट में जाता है और इस बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपको अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है तो ना बोलने की भी स्वतंत्रता देता है। इसमें क्या कहा गया था कि अगर आप नहीं चाहें तो राष्ट्रगान गाने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बात करें अनुच्छेद 2 19 का 2, अनुच्छेद 19 के 2 में निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगर आप बिना निरायुध अर्थात बिना हथियारों के आप संघ बना सकते हो, बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो, आप सभा बुला सकते हो। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। छठवां, कारोबार या व्यवसाय की स्वतंत्रता।
तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे पास हैं। अगर बात की जाए मूल संविधान की, तो मूल संविधान में हमारे पास 7 स्वतंत्रता थी, जिसमें से जिस प्रकार से अनुच्छेद 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिस प्रकार से राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, उसी प्रकार यहाँ भी संपत्ति अर्जन के अधिकार को 19F को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो बात की जाए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, साथ में चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, अगर आप चाहो तो अपना संघ बना सकते हो, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, साथ में संघ ना बनाने की भी स्वतंत्रता 19(3) देता है। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, आप पूरे भारत में कहीं भी अबाध भ्रमण कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता 19(4) में दी गई है। निवास की स्वतंत्रता, आप कहीं भी निवास कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता 19(5) में दी गई है। और कारोबार या व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप अपनी मर्जी का व्यवसाय चुन सकते हो। हालांकि अगर देखा जाए तो इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। मान लिया जाए उनके आधार हैं। अगर मान लिया जाए आपको बोलने की आज़ादी है, तो इसमें क्या है कि जब देश का जो है देश का सुरक्षा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर देश की सुरक्षा को कोई भी हानि होती है या क्षति पहुंचने की आशा है, तो ये आपके इन स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 20 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, अर्थात अगर जब तक आप कोई विधि संविधान द्वारा दी गई है, कोई विधि जिसका आप उल्लंघन नहीं करते हो, तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा। तो 2 सिद्धि से संरक्षण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में है। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही दंड, एक अपराध के लिए एक ही दंड, अर्थात अगर आपने कोई एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा। ये नहीं है कि आपने कोई अपराध किया उसके लिए आपको बार बार दंडित किया जाए। दूसरा, मान लिया जाए आज आपने अपराध किया, 20 अक्टूबर को आपने अपराध किया और 20 अक्टूबर को कोई कानून जिसमें 3 साल की सज़ा थी, 20 तारीख को उसमें 3 साल की सज़ा थी, उसमें बाद में संशोधन हो जाता है और अभी उसके लिए 10 साल की सज़ा हो जाती है। मान लिया जाए पहले उसमें 3 साल की सज़ा थी, लेकिन अभी उसमें 10 साल की सज़ा हो जाती है। तो आपने अपराध 20 अक्टूबर को किया था और इस समय पर सिर्फ 3 साल की सज़ा थी, तो आपको ये 3 साल की सज़ा दी जाएगी, न कि 10 साल की सज़ा। अगर बात की जाए निर्भया कांड, तो ये आपने सुना होगा निर्भया कांड 2013 में। तो जो उसका मुख्य आरोपी नाबालिग था, तो उसको सुधार गृह में भेजा गया, उसको कोई भी दंड नहीं दिया गया, उसको सुधार गृह में भेजा गया। अब ये नहीं है कि जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाएगा
और बालिग हो जाएगा तो उसको दोबारा से सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस समय पर उसने अपराध किया था उस समय पर वो नाबालिग था, और नाबालिग के लिए जो भी उसमें दंड के प्रावधान थे वो उसको सुधार गृह में भेजा गया। तो ये अनुच्छेद 20 बताता है। अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत देने से, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 20 के 3 में दिया गया है किसी भी व्यक्ति को उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या फिर साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे मान लिया जाए उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अगर उसकी मेडिकल जांच करानी है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपना मेडिकल जांच नहीं कराऊंगा। ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे उसका डीएनए है या मेडिकल है, ये सारी चीज़ें उसको करानी पड़ेंगी। सिर्फ इसलिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसको इसके लिए उकसाया जाए कि हाँ आप ये सब कबूल कर लो कि हाँ मैंने गुनाह किया था, इसलिए उसको खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर बात की जाए अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, तो बिना किसी विधि के राइट टू लाइफ, हमें अनुच्छेद 21 को, अगर कोई बिना संसदीय विधि, कानून विधि है जो लागू नहीं है, उसको छोड़कर किसी भी बेस पर हमसे हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार छीना नहीं जाएगा। बात की जाए जिस तरह से हमने देखा था, तो जिस प्रकार से हमें राइट टू लाइफ है, क्या हमारे पास राइट टू डाई है? राइट टू डाई, जिस प्रकार से हमें 19 से 1 बोलने का अधिकार देता है, तो साथ में चुप रहने का अधिकार भी देता है। तो क्या राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई है? नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू डाई का मौलिक अधिकार नहीं देता है। इसमें क्या होता है, एक वाद आता है। तो जिसमें क्या हुआ था, एक महिला थी जिसका शोषण किया गया था और वो हॉस्पिटल में थी। तो वो क्या की, उसकी हालत मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो चल फिर नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, सिर्फ वेंटिलेटर पर रहती थी। तो उसने क्या किया था, इच्छा मृत्यु की मांग की थी। तो इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। उसने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है, एक एक्टिव और एक नॉन एक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में क्या होता है, कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से आपकी जान ली जाती है। और निष्क्रिय में यह है कि अगर आप स्वतः ही कोई काम ही नहीं कर रहे हैं आप, तो ऐसी इच्छा मृत्यु निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कही जाती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपको सक्रिय इच्छा मृत्यु का या फिर एक्टिव इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है, आपको पैसिव इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक डॉक्टरों की टीम बनती है, उसमें देखा जाता है कि एक्टिव है कि नहीं है। तो
अगर हमने अनुच्छेद 21 के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ हमें प्राप्त है, उस तरह से राइट टू डाई हमारे पास नहीं है। अनुच्छेद 21 और भी बहुत सारे प्रावधान करता है। गरिमामय, यह सिर्फ जीने का ही अधिकार नहीं है, यह सिर्फ राइट टू लाइफ ही नहीं है, बल्कि एक गरिमामय जीवन के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन के अधिकार की बात करता है। एक पशु से इंसान के बीच में जो डिफरेंस है, एक पशु से इंसान के बीच में जो डिफरेंस है वो अनुच्छेद 21 ही क्रिएट करता है। आखिर चीता तो पशु भी है, लेकिन इंसान में जो लाइफ के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 पशु से इंसान बनाता है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 21 में और क्या क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 21 मातृत्व का भी अधिकार है। अनुच्छेद 21 हमें मातृत्व का अधिकार भी देता है। अर्थात मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, उसने कुछ अपराध किया और वो जेल में है। साथ ही क्या है, उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो अपराध किया नहीं, तो वो क्या है, वो व्यक्ति जेल में है और मान लिया जाए आजीवन कारावास पे है। तो अगर इसकी पत्नी अपने मातृत्व के अधिकार के हिसाब से अपराधी के साथ, अर्थात सरकार अपराधी के साथ उसको कुछ समय स्पेंड करने की छूट दी जाएगी। हालांकि जेल के अंदर ही दी जाएगी, लेकिन उसको कुछ छूट दी जाएगी। इसलिए मातृत्व का अधिकार भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। बात करते हैं अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 19, 20, 21 एवं राष्ट्रीय आपात। अगर इन तीनों अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में देखा जाए तो जब राष्ट्रीय आपात लगा हो अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपात लगा हो, तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निष्प्रभावी नहीं होते हैं। आपके अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे हैं, दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको कभी भी नहीं छीना जा सकता है। बात की जाए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा हो और अनुच्छेद 359, अगर 352 में राष्ट्रीय आपात लगा हो और राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे शेष मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे शेष अधिकार निलंबित हो जाएंगे। हालांकि इसमें राष्ट्रपति लिखित में घोषणा करेगा। बात की जाए राष्ट्रीय आपात 352, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा हो और राष्ट्रीय आपात 358 के आधार पर लगा हो, अर्थात बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अगर अनुच्छेद 352 के थ्रू 358 में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 को निलंबित करने के लिए रिटन में देना पड़ेगा।
उसको घोषणा करनी पड़ेगी कि अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात 358 बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 21 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 21 तक हमने पढ़ा है, तो इसको एक बार देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अनुच्छेद आगे के अनुच्छेदों के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।